नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। प्रवक्ता बैच के अंदर आप सभी साथियों का बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आज से हमारी क्लास जो है शिफ्ट हो चुकी है एप्लीकेशन पर, और अभी आप एप्लीकेशन पर ही इन क्लासेस को देखेंगे प्रत्येक दिन 6 बजे। प्रवक्ता बैच के अंदर हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय की लेखांकन विधियाँ। ठीक है, एक बार सभी अपना बताएंगे। क्लास वगैरह दिख रही है ना आपको? दिखाई और सुनाई दोनों बराबर दे रहा हो तो हम यहाँ पर राष्ट्रीय आय की लेखांकन विधियाँ यानी कि इसकी जो अकाउंटिंग की मेथड है उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, और अकाउंटिंग की मेथड कैसे यूज़ होती है, किस तरीके से, उन चीज़ों को पढ़ेंगे हम। ठीक है जी। यहाँ पर देखें बच्चे, उत्पादकों का जो मौद्रिक मूल्यांकन होता है उसके लिए 3-4 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है प्रियंका जी, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। उत्पादकों उत्पादकों का मौद्रिक मूल्यांकन है ना। यहाँ पर जब भी हम मॉनेटरी इवेल्युएशन की बात करेंगे, है ना, मॉनेटरी इवेल्युएशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, मॉनेटरी इवेल्युएशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, या एस्टिमेशन भी आप इसे कह सकते हैं। उत्पादकों का मौद्रिक मूल्यांकन। उत्पादक क्या? आप कोई वस्तु बना रहे होंगे मार्केट के अंदर, आप कोई सामान बना रहे होंगे मार्केट के अंदर, तो उन्हीं को जोड़ करके, उन्हीं को एस्टिमेट कर करके, उन्हीं को इवेल्युएट करके एक मूल्यांकन निकाला गया। अब ये मूल्यांकन किन किन चीज़ों पर, देखो हम अपनी फर्स्ट यूनिट को पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आय वाली जो हमारी वैसे सेकेंड यूनिट लगती है ये, है ना। तो आप लोगों को जहां पर भी दिक्कत है, हमने 3 डेमो आपको कराई जिसके अंदर बेसिक जानकारी इकोनॉमिक्स की देने की कोशिश करी। ये आज यहाँ पर ऐप पर पहली क्लास है। इकोनॉमिक्स क्या है, किस तरीके से काम करता है, सूक्ष्म इकोनॉमिक्स क्या है, यानी व्यष्टि क्या है, समष्टि क्या है, इन तमाम ही बातों पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से रिपीटेशन का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो यूनिट है वो चल रहा है राष्ट्रीय आय वाला, सेकेंड यूनिट। सिलेबस है भाई सबके पास में, एक बार बताएंगे। सिलेबस है आप सभी के पास में, जानकारी है पाठ्यक्रम की कि क्या पाठ्यक्रम है, कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे, प्री में क्वेश्चन आएंगे, मेंस में भी आएंगे, ये चीज़ जानकारी है ना आप लोग को। तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई प्री में भी आपके क्वेश्चन आएंगे, प्री में भी क्वेश्चन आएंगे। देखो एक तो आएंगे आपके जीएस में, जीएस में तो आएगा आपका इंडियन इकोनॉमी वाला, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। फिर आपकी बात आती है इकोनॉमिक्स की। अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया है तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर आपका प्री में भी सवाल आएगा 80, ठीक है, 80 मार्क्स का, राइट, 80 अंकों का। कैसा? ऑप्ट, ये वाला ऑप्ट करने वाला, मल्टीपल चॉइस का। फिर यहाँ पर आपका आएगा सब्जेक्टिव नेचर का, सब्जेक्टिव नेचर का। इसके अंदर आपके आएंगे जी 5 सवाल, 5 क्वेश्चन, 250 शब्द वाले। लिखने के लिए पता होना चाहिए कैसे लिखेंगे, है ना। फिर आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 150 शब्दों वाले, और फिर यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 50 शब्दों वाले। कुल मिलाकर के ये पेपर आपका 300 अंक का हो गया। ठीक है, ये कितने का हो गया? 300 अंक का। ध्यान रखेंगे इन बातों। लिखना कैसे सीखेंगे, लिखने की कला कैसे विकसित होगी, वो आपको क्लासेस के माध्यम से ही विकसित करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी दूसरी यूनिट पढ़ रहे हैं। पहली हमने इसलिए नहीं पढ़ी थी, यूट्यूब के लिए थोड़ी सी वो पेचीदा थी। यहाँ पर तो आप सभी देखो यूट्यूब का क्या फंडा होता है और यहाँ का क्या सीधा सा चीज़ ये है बच्चे कि वहाँ पर नॉन सीरियस कैंडिडेट भी चले आते हैं जिनको एंटरटेन करना पड़ जाता है कई बार। यहाँ पर क्या आप सभी अच्छे से जान रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे से आप सीरियस हैं। हमें उन्हीं छात्र छात्राओं को पढ़ाने में मज़ा आता है जो सीरियस होते हैं। नॉन सीरियस कैंडिडेट को हम एंटरटेन नहीं कर सकते भाई, है ना। हम रहे हैं सिविल सर्विसेज में पढ़ाने वाले, ठीक है, शुरुआत से गंभीर बच्चों की श्रेणी देखी है। नॉन सीरियस कैंडिडेट को कभी हो गया हंसी मजाक, मेरा तो विषय भी बहुत गंभीर तरीके का है, तो हंसी मजाक में क्या ही करूं, कहाँ किस पॉइंट पे करूं। पर ध्यान रखेंगे, जैसे पीसीएस के हमारे लगभग ये हमारा 7वां 8वां बैच है, इससे पहले यूपीएससी का, मतलब यहाँ नहीं, ऑफलाइन क्लासेस में भी तो हंसी मजाक हो जाती है बच्चों से,
बट द थिंग वाज दैट कि कहाँ करनी है और किस लेवल तक करनी है वो एक अलग की बात हुआ करती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तो यानी हर पल मतलब गैर गंभीरता को लाए हुए और नॉन सीरियस वो चीज़ पसंद नहीं है हमें, है ना। तो आप सभी से यही उम्मीद रहेगी कि मान लिया टेलीग्राम में भी आप सवाल पूछते हैं, सवालों का पूरा वेलकम है। यहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछते हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, पूरा वेलकम है ना। परंतु बच्चे अगर अननेसेसरी डिस्कशन या अननेसेसरी कमेंट या अननेसेसरी चीज़ें आपसे उम्मीद नहीं है हमें, बिल्कुल भी। आप सभी कम से कम ग्रेजुएशन के आगे पढ़े हुए हैं, पीजी वगैरह आपने करा हुआ है, समझ रहे हैं ना, पीजी आपने करा हुआ है, ग्रेजुएशन आपने करी है, ठीक है। आप प्रवक्ता बैच में हो, है ना, आप कहाँ किस श्रेणी में आप जाने वाले हो ये चीज़ देखो। अब कोई है जो 12th करके हमने जो है एक बार एनसीईआरटी बैच हम ले आए, आपको बता दूं। अब एनसीईआरटी के अंदर हमने कहा कि भाई अगर आपका ग्रेजुएशन अभी नहीं हुआ तो भी आप एनरोल कर लो। कुछ बच्चे हैं ऐसे, कुछ स्टूडेंट्स भाई ऐसे, मतलब एक तो हो गया चाइल्डिश नेचर, वो तो अलग की बात है भाई, जब उनकी उम्र ही इतनी है तो कोई बात नहीं, वो चीज़ तो झेली जाए। बट अननेसेसरी टॉक करना, अननेसेसरी चीजें करना जिसका कोई रिलेवेंस सिलेबस के साथ नहीं है, जिसका किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो चीजें करना देखिए गलत हो जाता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी भी अपनी जो डिग्निटी है, गरिमा है क्लास की, टेलीग्राम ग्रुप की, पहली बात तो उसको बनाए रखें, अपने अध्यापक से सवाल करें। जरूरी नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है कि मान लिया कोई भी टीचर है, मान लिया कि किसी की उम्र जो है 30 साल है और वहां पर जो पढ़ रहे हैं उनकी भी 30 साल है, तो कई बार लोग इस तरीके से डाउट करते हैं कि ये क्या बताएंगे, बट अनुभव उनके साथ जुड़ा होता है कई बार लोगों के साथ। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अगर मेरे सामने भी कोई 28 साल की टीचर आएगी तो मेरे भी माइंड में ही जाएगा कि भाई ये हमें क्या बताएंगे, हम तो इनसे साल 2 साल बड़े ही हैं, वो एक आता है ऑटोमेटिकली। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल दिमाग से निकालें। सामने वाला एक पूरी तैयारी के साथ आता है ना। सामने वाला कोई भी अध्यापक आपके सामने है तो वो क्लास से कभी भी बेहतर होता है ना, उनका एक अनुभव, उनका एक अपना स्टाइल होता है, ठीक है। तो चलिए, बाकी आपको कोई भी बात पहुंचानी होगी बाय द टेलीग्राम आप पहुंचा सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। जैसे आज रात को ही आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप आपका शुरू हो जाएगा 8 बजे से, कोई डाउट रहेगा 8 से 10 के बीच आप पूछ लेना, टीचर को टैग करना, है ना। तो ये है बच्चे, और कुछ जानना है आपको किसी को, कमेंट कर देंगे, करें कमेंट अगर कुछ जानना पहचानना है तो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं बच्चे राष्ट्रीय आय वाली यूनिट अपनी सेकंड, जो वहाँ कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। बस थोड़ा सा बच्चों का एक रिक्वेस्ट था बैंकिंग वाला पढ़ाने का, इसलिए मैंने कल वो पढ़ाया, नहीं तो हम राष्ट्रीय आय से ही यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। अब भैया उत्पादकों का मौद्रिक मूल्यांकन, इसके लिए आपको 4 चीजें जाननी होंगी। 4 चीजें क्या क्या जाननी होंगी, देखो ये नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएगा, है ना। साधन, जहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी मैं A4 साइज का आपको नोट्स भी दे दूंगी, है ना। जहां पर हिंदी इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वहां पर आपको टर्मिनोलॉजी बताते हुए चलूं। एट फैक्टर कॉस्ट, दूसरे हो जाएगी बाजार कीमत पर, दूसरी क्या होगी प्यारे बच्चों, बाजार कीमत पर। धीरे धीरे चलेंगे हम लोग ताकि समझ में आ सके चीजें, हफ्ते 10 दिन के बाद आप कंफर्टेबल महसूस करोगे। एट मार्केट प्राइस या कॉस्ट, आपको जो लिखना लिखिए, ठीक है। चालू मूल्य पर, चालू मूल्य पर यानी एट करंट प्राइस या कॉस्ट, ठीक है जी। और 4th नंबर पर देखेंगे स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर एट फिक्स्ड कॉस्ट। उत्पादकों का मौद्रिक मूल्यांकन इस तरीके से 4 चीजों पर आधारित होगा, इन 4 चीजों पर आधारित होगा। साधन लागत पर, साधन यानी कारक लागत भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। कारक लागत पर, कारक यानी जो उस वस्तु के बनने में खर्चा आया उसे कारक लागत कहा जाएगा। बाजार कीमत पर, बाजार कीमत पर यानी कि जो उस वस्तु की कॉस्ट आपने भरी जब आप बाजार में पहुंचे, जिस पर आपने उस वस्तु को खरीदा। चालू मूल्य पर,
चालू मूल्य का मतलब क्या हुआ? चालू मूल्य का मतलब हुआ कि जो आपने प्रेजेंट या करंट लेवल पर पैसे अदा करे। स्थिर मूल्य पर यानी जब आपका मूल्य बेस ईयर यानी आधार वर्ष पर निकाला जा रहा है। ये चार चीजें होगी। इसमें किसी कोई दिक्कत? मैं लिखवा रही हूं अभी, ठीक है जी, मैं लिखवा रही हूं। पहला है साधन लागत पर, साधन लागत पर एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। यहां लिखेंगे कि एक निश्चित समयावधि, एक निश्चित समयावधि में उत्पादित विभिन्न आयामों, विभिन्न आयामों में, विभिन्न आयामों में प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले साधनों, साधनों या कारकों की, कारकों का योग ही कारक लागत कहलाता है। ठीक है जी। एक निश्चित समयावधि में उत्पादित विभिन्न आयामों में प्रयुक्त होने वाले या विभिन्न उत्पादों को बनाने वाले, उनके निर्माण में जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट लगी, जो भी यहाँ चीजें यूज हुई, भूमि पर, श्रम पर, पूंजी पर, या जो भी चीजें लगी किसी चीज के निर्माण में, उस पर जितनी लागत लगी, दैट इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी। योग ही कारक लागत कहलाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि भाई उत्पाद की लागत बराबर साधन, उत्पाद की लागत बराबर साधन लागत। बात समझ में आई? सेकंड, सेकंड नंबर पर लिखेंगे, लिख रहे हो? गुड। सेकंड, बाजार कीमत, बाजार कीमत पर एट मार्केट प्राइस। मेरे साथ साथ लिखो, स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, स्पीड कम ही है, स्पीड इतनी ही रहेगी। यहाँ पर लिखें कि यह उत्पादों की अंतिम कीमत है, यह उत्पादों की अंतिम या वह कीमत है या यह उत्पादों की अंतिम यह उत्पादों की अंतिम या वह कीमत है, वह कीमत है जिसे कोई क्रेता सामान या उत्पाद खरीदते हुए दुकानदार, खरीदते हुए दुकानदार को देता है ना? मार्केट प्राइस पे ही तो खरीदेगा,
देता है या अदा करता है, जो भी आपको लिखना है, आपके पास चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे, इसमें लिखें, स्टार लगा लें आप, कि अप्रत्यक्ष कर व सहायकी, अभी बताती हूं इनको भी। अप्रत्यक्ष कर को लिखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडी को लिखेंगे, सहायकी को लिखेंगे सब्सिडी, ठीक है। सब्सिडी के मध्य का अंतर, निवल या निवल को भी आप ऑब्लिक लगा लो, शुद्ध निवल या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहलाता है, तथा इसके कारण ही साधन लागत पर की गई माप एवं बाजार कीमत पर की गई माप के बीच अंतर होता है, ठीक है। बाजार कीमत पर की गई माप के बीच क्या होता है प्यारे साथियों, अंतर होता है। समझेंगे इस चीज को। यहां पर क्या है कि मान लिया मैं आपसे बात करूं फैक्टर कॉस्ट की, बात आ रही है समझ में? हाँ जी, एक बार यस और नो लिख दें, बात आ रही समझ में। मैंने आपसे कहा कि हम बात कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट की, ठीक है जी। हम किसकी बात कर रहे हैं? फैक्टर कॉस्ट की। एफसी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया फैक्टर कॉस्ट क्या है, मैंने अभी समझाया आपको कि भाई फैक्टर कॉस्ट का मतलब है यहाँ पर जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के साधन क्या क्या है? जमीन है, कहीं से लोन लिया है, सारी चीजें है ना। उत्पादन के साधन पर मतलब एक, हमें मान लिया एक पेन बनाना है, तो इस पेन बनाने के लिए भूमि पर, ब्याज पर जितने भी रुपए लगे, मान लिया 10 रुपए लगे, तो हम कहेंगे कि 10 रुपए इज द फैक्टर कॉस्ट ऑफ पेन। पर क्या हमें ये 10 रुपए में मिलेगा? भाई नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब हम इसे बाजार में लेने जाएंगे, जब हम इसे बाजार में लेने के लिए पहुंचेंगे, तो मार्केट वाला हमें कहेगा कि भाई देखो यहाँ पे यह आया है, तो मैं इसे उस रेट पे तो बिल्कुल नहीं दे सकता जितने में बना है, यानी फैक्टर कॉस्ट में तो नहीं देगा वो बेचारा हमें इसे। वो कहेगा कि भाई इसमें मुझे जो है 2 रुपए टैक्स भी जोड़ने पड़े हैं, इनडायरेक्ट टाइप के टैक्स। ₹2 क्या है? टैक्स है। किस प्रकार के हैं? इनडायरेक्ट हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट का क्या मतलब हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो जिस पे लगे, आगे पढ़ेंगे हम इसे यूनिट में, अभी के लिए सिर्फ इतना समझे। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? ए नाम के व्यक्ति पर इम्पोज हुआ, ए वाले नहीं भरा उसे। जैसे इनकम टैक्स, ए नाम के व्यक्ति पर इनकम टैक्स लगा तो ए ही भरेगा और बी थोड़ी भर देगा, कैन नॉट बी ट्रांसफर। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? लगा मैन्युफैक्चरर पे, ये जिसने सामान बनाया, पेन बनाया, उस पे लगा, और उसने शिफ्ट कर दिया किस पे? उसने शिफ्ट कर दिया उपभोक्ता पे। तो इसलिए 2 रुपए किस में जुड़ गए? मैक्सिमम रिटेल प्राइस में। ये हो गया 12 रुपए का। यदि इस पेन पे कोई सब्सिडी मिली हो 1 रुपए, तो फाइनल कॉस्ट क्या हो गई? 11। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? ये क्या हो गई? ये हो गई मार्केट प्राइस या मार्केट कॉस्ट। तो जो मार्केट कॉस्ट में और फैक्टर कॉस्ट में अंतर आया, वो किस कारण आया?
मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट में प्यारे बच्चों अंतर आ गया है इस टैक्स के कारण और इस सब्सिडी के कारण। यही तो, इसीलिए तो सिमिलर नहीं है ये दोनों चीजें। यहां मैंने यही तो लिखवाया कि साधन लागत पर की गई माप कितनी थी, 10 रुपए थी, बाजार कीमत कितनी है, 11 रुपए है। तो ये जो अंतर आया ये क्यों आया, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के बीच में जो हमने अंतर स्टैब्लिश किया उसके कारण यहाँ ये अंतर आया। मुझे एक बात बता दो, समझ में आ गई क्या बातें? समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। यहां पर लिख लेंगे, वो पीछे लिख लो, यहां लिख लेंगे कि फॉर्मूला बाजार कीमत पर, आगे यूज होंगी ये चीजें, बाजार कीमत पर बराबर साधन लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध इसलिए, नेट इसलिए क्योंकि सब्सिडी को माइनस कर दिया है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। बाजार कीमत, मार्केट प्राइस क्या आई, मार्केट प्राइस का मतलब हुआ कि जब हम फैक्टर कॉस्ट में किसको जोड़ दें, अप्रत्यक्ष करों को जोड़ दें, और इसमें से हम किसको घटा दें, हम इसमें से सब्सिडी को घटा दें। यहाँ पर मैंने क्योंकि पीछे एज अ थ्योरी लिखवा दिया है ये चीज, यहाँ पर लिखवा दिया ना मैंने। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स और शुद्ध इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, सब्सिडी और इसके बीच का अंतर। यहाँ पर आप चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है भाई। और बाजार कीमत पर बराबर साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस साहिकी। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। आगे नेक्स्ट, चालू मूल्य पर एट करंट प्राइस, चालू मूल्य पर यानी एट करंट प्राइस। इस माप के अंतर्गत, इस माप के अंतर्गत किसी दिए गए वर्ष के उत्पादन, किसी दिए गए वर्ष के उत्पादन की माप है ना, चालू मूल्य है ना, तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे है ना। किसी दिए गए वर्ष के उत्पादन की माप उसी वर्ष की कीमत, उसी वर्ष, या आप ब्रैकेट में लिख लें वर्तमान वर्ष यानी करंट ईयर जो चल रहा है, करंट ईयर की कीमतों के आधार पर, कीमतों के आधार पर, कीमतों के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर आप एक चीज लिखेंगे नोट लगा करके या स्टार लगा करके। अब मान लिया हम 2024-25 की बात करें, या फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोना वाला वर्ष, कोरोना वाले वर्ष में क्या हुआ था कि भाई जो प्रोडक्शन है चीजों का वो कम हुआ था, और जब प्रोडक्शन कम होगा और सप्लाई जो कि मतलब प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई बाधित होगी, और जब किसी चीज की सप्लाई बाधित हो जाए पर उसकी आपूर्ति तो उतनी बनी हुई है, जनता तो उतनी है देश के अंदर, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, यही होगा। तो इसलिए चालू मूल्य पर कई बार आप देखेंगे चीजें अधिक आ जाती हैं। अधिक इन द सेंस हमें ये लगेगा कि भाई देश की स्थिति बहुत सुधर गई है, बहुत बढ़िया लग रहा है देख करके, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, कितना अच्छा हो गया है हमारा देश, कितना मतलब $1000 निकल के आ गया, इतना उत्पादन हो गया। परंतु वहां पर हम ये देखेंगे कि क्या इसके अंदर ये जो प्रोडक्शन है ये बढ़ रहा है
या फिर महंगाई के कारण मूल्य बढ़ रहे हैं, तो वो चीज हमें वहां पे गौर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे गौर करनी पड़ती है। नेक्स्ट लिखेंगे स्थिर कीमत पर, एट कांस्टेंट प्राइस। स्थिर कीमत पर, बच्चे एक एक चीज समझ में आ रही है या कहीं समझने में कुछ दिक्कत हो रही है? स्थिर कीमत पर, एट कांस्टेंट प्राइस, एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट यानी जो चीजें आधार वर्ष के आधार पर गिनी जा रही हैं। आधार वर्ष कोई एक ऐसा वर्ष होगा जहां पर चीजें नॉर्मल रही होंगी, डिमांड सप्लाई का चक्र नॉर्मल रहा होगा, किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई होगी, किसी भी प्रकार की कोई संकट ऐसा नहीं बना होगा जिसके कारण सप्लाई बाधित हो रही हो। सप्लाई बाधित ना हुई हो, डिमांड बहुत ज्यादा ना बढ़ी हो, यानी कि स्थिति क्या हो, नॉर्मल चल रही हो, तो उस वर्ष को हम क्या कहेंगे, आधार वर्ष कहते हैं। स्थिर कीमत पर यानी इस माप के अंतर्गत किसी दिए गए उत्पादन का मूल्यांकन आधार वर्ष, मूल्यांकन आधार वर्ष, आधार वर्ष यानी बेस ईयर की कीमतों के द्वारा किया जाता है, कीमतों के द्वारा किया जाता है। ओके जी, अब यहाँ पर आप एक हेडिंग डालेंगे कि भाई ये जो राष्ट्रीय आय है इसको कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित कर सकती हैं। राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक, राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इनकम, फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल इनकम। क्या लगता है आपको, किसी देश के अंदर यदि नेशनल इनकम 500 करोड़ है, किसी के अंदर 1000 करोड़ है, किसी के अंदर 5 करोड़ है, तो what are the reasons behind that, what are the factors which they are working for the increase or decrease for the national income? There may be government, there may be resource, there may be human capital, there may be land, there may be machinery, there may be investment, anything। तो यहाँ पर आप समझे इनको कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो राष्ट्रीय आय को बढ़ाने या कम करने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूं कि उत्पादन के कारक, अब आप समझिए इसे कि उत्पादन के कारक जिस देश के अंदर अधिक होंगे, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सिंपल सी बात है भाई, जिस देश के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अधिक होंगे है ना, वो वहां पर राष्ट्रीय इनकम अच्छी होगी, अधिक हो जाएगी। जहां पर ये चीज कम होगी वहां पर ये कम होंगे, राष्ट्रीय इनकम कम हो जाएगी। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। जहां पर ये अधिक होगी वहां पर ये अधिक हो जाएंगे, जहां पर ये कम होंगे वहां पर ये कम हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, भूमि, किसी देश के अंदर सारा जो है पहाड़ है, टापू ही टापू है, कोई खेती बाड़ी की जमीन ही नहीं है,
तो ऑब्वियसली अफेक्ट होगी श्रम, लेबर। जहाँ पर जो है लेबर अच्छी है, पढ़ी लिखी है, स्किल्ड है, वहाँ पर नेशनल इनकम में भी हाई, नहीं तो फिर घूमते रहो। पूंजी, कैपिटल, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल हो चाहे पैसे वाली बात हो, ठीक है। उद्यमिता, जहाँ पर लोग एंटरप्रेन्योरशिप को अच्छा मानते होंगे, पॉजिटिव मानते होंगे, वो करेंगे काम, वो लेंगे रिस्क, नहीं तो फिर मरते रहो, ठीक है जी। उत्पादन के कारक एक ऐसी चीज हो जाएगी जो कि डिपेंड करेगा उनकी राष्ट्रीय इनकम बढ़ेगी या कम होगी। दूसरी चीज हो सकता है सरकार, सेकंड नंबर पर गवर्नमेंट, क्योंकि देखो गवर्नमेंट यदि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई, सर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज लाई, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लाई, जो पॉलिसीज किसी को इंडस्ट्री खोलने में सहायक है। गवर्नमेंट ने कहा लाइसेंस लगेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा कोटा सिस्टम होगा, जैसा कि 1990 से पहले था। लाइसेंस और कोटा सिस्टम दोनों चीजें क्या है, इन्वेस्टमेंट को क्या कर रही हैं, निवेश को डिक्लाइन करने का काम कर रही। मोटिवेशन ही नहीं है कुछ, मोटिवेशन ही नहीं है कुछ, तो मोटिवेशन जहां खत्म वहां पर नेशनल इनकम कम होनी शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि सारी जो चीजें हैं उत्पादन केवल सरकार करेगी और आप बैठो आराम से, आराम से खाओ, हम तुम्हारे घर पे रोटी पहुंचा देंगे। कोई आदमी एफर्ट ही नहीं करेगा भाई, आदमियों को लगेगा पागल है, क्यों हम काम करें, हम क्यों काम करें, हमें सारी चीजें मिल रही बैठे बिठाए, हम काम नहीं करेंगे। यही होगा। सरकार चाहे, यहाँ पर सरकार ने कहा कि मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दे रहा हूँ, सरकार ने कहा आप यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अपनी इंडस्ट्री को ओपन करो, आई विल गिव यू रिबेट इन द टैक्स, मैं आपसे टैक्स ही नहीं लूंगा, ऐसा करूँ सब्सिडी दूंगा खूब बढ़िया बढ़िया, मैं आपको जो है यहाँ पर जितनी भी प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं मैं उनको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं बिजली भी फ्री कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, कुछ एडवाइस लेनी हो, फाइनेंशियल एड लेनी हो, सब दूंगा। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, ये क्या है भाई, वहाँ पर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट खूब फले फूलेगा, तो यानी राष्ट्रीय इनकम बढ़ेगी ऑब्वियसली। तीसरी चीज क्या हो जाएगी, ये चीज समझ गए सरकार वाली। तीसरी चीज, अगर वहां उस देश के अंदर, अगर उस देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता होगी, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर होगी किसी राष्ट्र के अंदर, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, एक शासक आया, एक प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, वोटेवर, यदि किसी देश के अंदर राष्ट्रपति वाला है, प्रेसिडेंशियल वाला, राष्ट्रपति आएंगे, कहीं पर जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है लाइक एज इंडिया, तो वहाँ पीएम आएंगे, कहीं पर मोनार्की है लाइक एज ब्रिटेन, वहाँ मोनार्क आएंगे मान लिया। तो यानी कोई भी आया, चाहे वो राजा आए, रानी आए, प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, जहाँ जो जैसा। अब यदि वो 5 साल 10 साल के लिए फिक्स है, तो यानी लोगों का माइंड सेट है कि इस सरकार में हम ये करेंगे, सरकार में हम ये वहाँ पे ये ओपन करेंगे। तो भाई कम से कम अगर यहाँ पर एक स्टेबिलिटी है तो नेशनल इनकम क्या होगी, ग्रो करेगी, क्योंकि उन लोगों का माइंड सेट है कि इसके साथ में ये ऐसी गवर्नमेंट है, ये ऐसी सरकार है, ये चाहती है, ये चाहती, हम ये करें, इसके साथ में हम आगे बढ़ें, ये सब चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी। यदि किसी देश के अंदर हर 6 माह में सरकार गिरने लगे, ठीक है, क्या कह रहे हैं, सोनी जी इसके विषय में मुझे तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप एक बार जब टेलीग्राम ग्रुप खुलेगा ना, वहाँ से मेरी आईडी लेके मुझे या तो पर्सनल, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन ग्रुप देन यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन ग्रुप ऑल्सो, मैं बता दूंगी पूछ के, फिलहाल मुझे कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। बट अगर आप भर देते ना अपना सही वाला जो कैटेगरी है, तो आई थिंक सो कि आपको इसमें जो है थोड़ा शायद रिबेट मिल जाता कट ऑफ वगैरह में, जहाँ तक मुझे जानकारी है यूपीपीएससी के बारे में, ठीक है। बाकी मैं बता दूंगी सोनी आपको, राइट। चलो यहाँ पर देखेंगे कि राजनीतिक स्थिरता,
आ गई बात समझ में? राजनीतिक स्थिरता, किसी देश की गवर्नमेंट है, रोज तलाबेली मची हुई है भैया जी, रोज 2 माह में जो है हट जा रही है सरकार, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। उस वाली सरकार से हस्ताक्षर लिया था, ये वाली सरकार भग गई, चली गई, है ना। रोज जो है कुर्सियां उछल रही हैं, गिर रही हैं, लोगों के मन में एक प्रकार का स्टेबिलिटी का भाव नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पर? दिक्कत हो जाएगी, नेशनल इनकम विल डिक्लाइन ऑटोमेटिकली, राइट। 4th नंबर पर लिख लेंगे यहाँ पर प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। अगर किसी राष्ट्र के अंदर, अगर किसी राष्ट्र के अंदर मशीनें हैं, बढ़िया टेक्नोलॉजी है, बढ़िया जो है इनोवेशन है, तो यहाँ तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चीज़ें बढ़िया तौर पर उत्पादित होंगी, बनेंगी, और नेशनल इनकम हाई हो जाएगी। ये बात आ गई समझ में? एक बार बता दो बच्चों मुझे कमेंट करके, 1 सेकंड के लिए बैठना चाहती हूँ। यहाँ पे बताओ एक बार मुझे कि आपकी इतनी बातें समझ में आ गई या नहीं आ गई। क्या क्या मैंने बता दिया यहाँ पर? मैंने आपको बता दिया भैया जी कि राष्ट्रीय आय को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित कर सकती हैं। राष्ट्रीय आय को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर प्रभावित कर सकती हैं। कौन कौन सी हो गई? उत्पादन के कारक जिस राष्ट्र के अंदर बढ़िया होंगे वो बढ़िया तरक्की कर लेगा देश। सरकार जहाँ पे अच्छी होगी, उसकी पॉलिसी मेकिंग अच्छी होगी, किसी प्रकार से लोगों को परेशान नहीं करेगी, है ना। ठीक है, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे राजनीतिक स्थिरता, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी आदि आदि ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको परेशान नहीं होने देंगी, जो कि आपकी राष्ट्रीय इनकम को आगे की तरफ बढ़ाते हुए चल पड़ेंगी। किसी प्रकार की समस्या इसमें नहीं आएगी। वेरी नाइस, बढ़िया बच्चों, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? आपका किस किस विषय में हुआ है भाई? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लिखो एक बार। ठीक है सोनी, आई विल टेल यू इन क्लास, ओके। कल की क्लास में बता देंगे, पूछ के मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, है ना। चलो जी, बताएं एक बार आपका किस किस में हुआ है, क्या आपका ग्रेजुएशन पीजी किस में हुआ है? एक बार मैसेज करें ताकि इंटरेक्शन हम आपसे और मैं आप मुझसे कर सके। ठीक है जी, एक इंटरेक्शन हो सके आपका मुझसे और मेरा आपसे। हो सकता है कुछ बच्चों की चीज़ें समझ में ना आती हूँ, है ना, ओके। हो सकता है कुछ कुछ शिकायत भी रहे, पर जब तक आप मुझसे नहीं बताएंगे चीज़ें तब तक मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तब तक मैं मदद नहीं कर पाऊंगी बच्चे। ठीक है जी, चले, ओके। यहाँ तक की बातों में कोई समस्या नहीं है। अब करिए राष्ट्रीय आय का मापन, मेजरमेंट कैसे करेंगे कि कितनी हो गई भाई राष्ट्रीय आय। धीमे धीमे ही चलेंगे कुछ दिन क्लास के अंदर, 1 हफ्ता 10 दिन, ताकि आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाए। राष्ट्रीय आय का मापन, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। यूजी किया है बच्चे? अच्छा, इको ऑनर्स है और इकोनॉमिक्स प्लस बीएड, वेरी नाइस। यूजी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और पीजी इकोनॉमिक्स, वेरी नाइस। अच्छा, पढ़े लिखे मतलब इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट हो गया होगा इतना पढ़ लिखने के बाद, तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलो फिर ये बताओ मुझे, राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है देश के अंदर? हु विल मेजर द नेशनल इनकम इन आवर नेशन? कौन करता है? इंग्लिश हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, भाषागत कोई समस्या? बताएं कौन करता है ये काम भैया? मेजरमेंट का काम कौन करेगा देश के अंदर? मेजरमेंट का काम कौन करता है बताएं? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, स्पीड ज्यादा स्लो तो नहीं है, बता देना, है ना। किसी अर्थव्यवस्था, किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि, एक निश्चित समयावधि, एक निश्चित समयावधि में उत्पादित
विभिन्न वस्तुओं विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक माप, मतलब हम किस में नापेंगे इसे? मॉनेटरी ही तो माप पाएंगे ना, मॉनेट्रिकल, कितने का बिका, कितने का हुआ, है ना, समझ रहे हैं? तो हम इसको हम पैसों में गिनते हैं, मॉनेटरी इसका वैल्यू गिनते हैं। ठीक है जी, मान लिया 10 किलो धान हुआ तो कितने का बिका, है ना, क्योंकि उसका मेजरमेंट किस में होगा फिर? कभी देखा है कि हमारे देश की नेशनल, क्योंकि लाखों वस्तुएं हैं, कोई एक थोड़ी है, इतना बाजरा हुआ, इतनी मकई हुई, इतना गन्ना हुआ, ये थोड़ी कोई कहेगा इतने रुपए का हुआ। भाई सिंपल सी बात है, हर चीज का एक रेट फिक्स है। तो यहाँ पर इसकी मौद्रिक माप है यह माप तीन अलग अलग विधियों के द्वारा की जा सकती है, विधियों के द्वारा की जा सकती है। कौन कौन सी विधियां होंगी भाई यहाँ पर? ठीक है, there are three methods to calculate national income. The first one is production method, ठीक है, उत्पादन विधि. The second is income method, आय विधि. The third is expenditure method, that is खर्च विधि या व्यय विधि. तो तीन प्रकार की हो जाएंगी यहाँ पर. क्या क्या हो गई? सबसे पहले उत्पादन विधि या उत्पाद विधि. उत्पाद विधि यानी प्रोडक्शन मेथड. ठीक है. नंबर 2 आय विधि. नंबर 2 आय विधि इनकम मेथड. और नंबर 3 व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है, पहला देखेंगे. उत्पाद विधि, इसी को आगे लिखें. कई बार आप मूल्यवर्धन विधि के नाम से भी देख लेंगे, मूल्यवर्धन विधि. और क्योंकि आप कॉम्प्रिहेंसिव पेपर देंगे तो आप इसे यहाँ पर देख लेंगे वस्तु एवं सेवा विधि. कितने की वस्तु बनी, कितने की सर्विस प्रोडक्शन हुआ. ठीक है जी, तीन प्रकार से आप इसे देख लेंगे, एक ही को यानी प्रोडक्शन मेथड, ग्रोस वैल्यू मेथड और गुड्स एंड सर्विस मेथड. सिंपल सी बात है. इस विधि में एक वर्ष के भीतर का सारा प्रोडक्शन को काउंट कर लो, उत्पादन को काउंट कर लो, ये निकल आएगी. इस विधि में उत्पादन के आधार पर
राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की, लिख लीजिए, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। उत्पादन के स्तर पर किसी देश की राष्ट्रीय आय, किसी देश की राष्ट्रीय आय घरेलू, अब मैंने आपको ये लिखवाई थी डेफिनेशन, घरेलू सीमा क्या होगी, ठीक है, घरेलू सीमा, डोमेस्टिक बाउंड्री, घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य और विदेशों से प्राप्त निवल आय, यानी नेट इनकम, यहाँ वालों का घटा देंगे, वहां वालों का जोड़ लेंगे, नेट निकल आएगा। ठीक है जी, नेट इनकम का योग होती है। इस बात को समझेंगे कि भाई उत्पादन के स्तर पर क्या करेंगे हम, अपने देश के अंदर जो भी घरेलू उत्पादन हो रहा है उसको, उसमें जो भी फाइनल मॉनेटरी वैल्यू है, फाइनल वस्तुओं का, मध्यवर्ती का नहीं कभी भी जोड़ा जाएगा, ठीक है, उसको, प्लस जो नेट, मतलब बाहर भी तो हो रहा होगा ना हमारे देश का कुछ उत्पादन, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा घरेलू सीमा, राइट, तो इसको जोड़ लिया जाता है। इस विधि के अंदर कई चरण होते हैं, ठीक है जी, देयर आर मैनी स्टेप्स इन दिस मेथड। इस विधि में कई चरण होते हैं, जैसे पहला चरण कि अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक उपक्रमों को उनकी, ठीक है, अर्थव्यवस्था के, लिख पा रहे हैं ना मेरे साथ साथ ही, अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक उपक्रमों को, जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, चाहे किसी इंडस्ट्री में हो रही है, चाहे किसी खेत में हो रही है, चाहे कहीं सर्विस सेक्टर के अंदर हो रही है, जितनी भी उत्पादक गतिविधियां हो रही हैं यहाँ पर, उन सभी के अनुरूप, उन सभी के उपक्रमों को उनकी गतिविधियों के अनुरूप, उनकी गतिविधियों के अनुरूप निम्न वर्गों में बांटा जाता है। निम्न वर्गों में बांटा जाता है। क्या क्या है? एक बांटा जाएगा प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है, दूसरा बांटा जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में, सेकेंडरी औद्योगिक में, द्वितीयक क्षेत्र में यानी औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, और तीसरा बांटा जाएगा टर्शरी क्षेत्र में या तृतीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में या आप कह सकते हैं सेवा क्षेत्र में, ठीक है, सेवा क्षेत्र में, राइट, ये हो गया जी।
यहाँ पर आप देख लेंगे कि अर्थव्यवस्था 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 के अर्थव्यवस्था की प्रत्येक उत्पादक इकाई में, प्रत्येक उत्पादक इकाई में जो टोटल है, जो सकल है, जो कुल है ना, समझ में आ रहा है बच्चे? सोनी, पूजा और प्रियंका और जितने बच्चे ऊपर हैं, चैट ऊपर चला गया है, ठीक है, बताएंगे। अर्थव्यवस्था की प्रत्येक उत्पादक इकाई में सकल उत्पादन के मूल्य की गणना, सकल उत्पादन के मूल्य की गणना उसके उत्पादन की इकाइयों, उसके उत्पादन की इकाइयों, उसके उत्पादन की इकाइयों की कीमत से गुणा करके ज्ञात की जाती है। से गुणा, भाई उत्पादन की, मान लिया उत्पादन की यूनिट है 5, यानी 5 पेन बने देश के अंदर। हमने क्या देखा? हमने कृषि की सारी चीजों को देखा। मान लिया 20 रुपए किलो है, ठीक है, मान लिया 20 रुपए किलो है क्या? गेहूं। और कितना किलो हुआ? क्वांटिटी, दैट इज ऑल्सो 20 मान लिया। तो 20 इंटू 20 दैट इज 400। तो हमने कहा देयर आर 400 का कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दी प्राइमरी सेक्टर। फिर हम आगे सेकेंडरी पे, हमने कहा देयर आर 4 शूज मैन्युफैक्चर इन द इंडस्ट्री एंड द कॉस्ट ऑफ 1 शू पेयर इज 200। तो 4 की 8। ऐसे टर्शरी में हमने कहा बैंकिंग, पर्यटन और आदि आदि से 1000 का। तो इस तरीके से हम पर यूनिट को गुणा करेंगे ना। अर्थव्यवस्था की प्रत्येक उत्पादक इकाई, जितनी भी उत्पादक इकाइयां हैं, उनमें हम टोटल प्रोडक्शन के मूल्य की गणना उसके उत्पादन की इकाई की कीमत से गुणा करके निकालते हैं, है ना, करके निकालते हैं। ये बात आ गई समझ में? ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, यहां पर लिख लेंगे, ये सेकंड चरण था, मैं डालना भूल गई, ये द्वितीय स्टेप था। ये यहाँ पर आप लिख लेंगे ऐसे कि द्वितीय चरण, वो पहला चरण चल रहा था, ये सेकंड स्टेप है। ये क्या है? ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। अर्थव्यवस्था की इसको हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाएगा थर्ड स्टेप। क्या आ जाएगा? थर्ड स्टेप। तीसरा चरण क्या आ जाएगा? थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा? साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद से, निवल घरेलू उत्पाद यानी जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट डोमेस्टिक, हम इसमें विदेशी वाला माइनस कर देते हैं ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से में विदेशों से जो निवल साधन आय प्राप्त हो रही है, निवल साधन आय यानी नेट फैक्टर कोस्ट, नेट फैक्टर कोस्ट या निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इस नेट नेशनल प्रोडक्ट नेट नेशनल या नेट नेशनल प्रोडक्ट साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक होगी, राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक
होगी। ठीक है, ये 3 मेथड हैं, ये 3 चरण हैं जब हम उत्पाद विधि को निकालेंगे। ये क्या है बच्चे? देयर आर 3 स्टेजेस या 3 स्टेप टू कैलकुलेट द इनकम मेथड। अब यहाँ पर द प्रोडक्शन मेथड। अब यहाँ पर हमें कुछ सावधानी इसमें बरतनी चाहिए, हमें कुछ यहाँ पर वो लेने चाहिए प्रिकॉशंस। ठीक है, क्या लेने चाहिए? हमें इसमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सावधानियां लिख लेंगे कि जब हम उत्पाद विधि को में कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या लेना चाहिए हमें? हमें यहाँ पर जब हम प्रोडक्शन विधि से राष्ट्रीय आय कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास में कुछ सावधानियां हमें इससे, मतलब हमें क्या, जो भी वहां पर अथॉरिटीज हैं जो कैलकुलेट करती हैं वो कुछ सावधानियां बरतती हैं। जैसे पहली सावधानी बरती जाती है कि भैया जो टमाटर किसी ने अपने घर के आंगन में लगाए वो टमाटर तोड़ के खुद खा लिए, तो दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज फॉर द सेल्फ कंजम्पशन द टोमेटो वाज। ठीक है, अगर कोई महिला अपने घर में काम कर रही है तो उसका काम, उसे कोई वेतन नहीं मिल रहा है, तो दिस इज नॉट द इनकम। ठीक है, अगर मान लिया हमने कोई पुरानी गाड़ी बेची तो यानी उसमें ओनरशिप चेंज है, कोई नया प्रोडक्शन तो नहीं हुआ ना। एक गाड़ी खरीदी थी, वो प्रोडक्शन में जुड़ गई, फिर किसी को रीसेल कर दी, पुरानी थी, तो वो कोई यहाँ पर उत्पादन में नहीं जुड़ेगी। तो कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। जैसे अगर हम स्व उपभोग के लिए कर रहे हैं, स्व उपभोग के लिए उत्पादन, उत्पादन यानी प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, हम इसको इसमें नहीं जोड़ेंगे। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है ना, उदाहरण टमाटर वाला याद रख लेना भाई, उसे थोड़ी तुम्हारे घर में झांकती फिरेगी सरकार कि कितने टमाटर तुमने बोए थे, कितने खा लिए, है ना। तो इसको यहाँ नहीं जोड़ा जाएगा। उत्पादन का वह अंश जो जो उपभोक्ता उत्पादक, जो उत्पादक स्वयं के लिए उत्पादित कर रहा है, उत्पादित कर रहा है। ठीक है, उसे नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा हो जाएगा भैया पुरानी वस्तुओं की बिक्री। जब एक बार वो जुड़ गई तो अब थोड़ी जुड़ती रहेगी बार बार। प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये आपका कि आपको 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन आ जाएंगे तो आप बता देना। पुरानी वस्तुओं की बिक्री। ठीक है, सेल या रीसेल ऑफ ओल्ड कॉमोडिटीज। ठीक है, ओल्ड कॉमोडिटीज या गुड्स। ठीक है भाई, पुरानी वस्तु एक बार बिक गई, हो गया। पहले इस्तेमाल की गई पुरानी वस्तुओं की बिक्री, वस्तुओं की बिक्री राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती क्योंकि वह वस्तु पिछले साल जुड़ चुकी है उत्पादन में, पूर्व वर्षों के
उत्पादन में जोड़ी जा चुकी है, जोड़ी जा चुकी है। तीसरी चीज जो मीडिएटरी गुड्स हैं, बार बार स्टेयरिंग भी जोड़ दिया, पहिया भी जोड़ दिया, कार की कारपेट भी जोड़ दी, फिर कार भी जोड़ दी, तो इट इज अ रिपीटेशन ऑफ गुड्स। तो तीसरे नंबर पर मध्यवर्ती 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 वस्तुओं के मूल्यों को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि यह दोहरी गणना होगी। क्या होगी भैया? दोहरी गणना होगी। फोर्थ नंबर पर लिखेंगे कि दलालों को पुरानी चीजों की बिक्री पर दिया गया कमीशन, बिक्री पर, क्योंकि पहले भी दिया होगा अब फिर दे रहे हो तो इसको भी नहीं जोड़ा जाएगा। दिया गया कमीशन राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा, राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, और क्या नहीं जुड़ेगा? जब आप रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो सेवानिवृत्त होने पर बहुत सारी सेवाओं के बदले, मतलब आपको एक साथ फंड नहीं मिल जाता वो ग्रेचुइटी वगैरह का, तो जब आप ये फंड पा रहे हो, इसकी सेवा तो आप पहले ही दे चुके ना, अब तो रिटायरमेंट पे मिल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, बिकॉज फॉर दिस सर्विस यू ऑल्सो पेइंग, यू ऑल्सो गेट द पेमेंट। ओके, वो एक अलग बात है कि आपने ग्रेचुइटी या फंड में उसे जुड़वा दिया था, बट इफ यू आर टेकिंग ₹1000 फॉर सैलरी और यू आर गिविंग फॉर 400 फॉर ग्रेचुइटी, तो 1400 थोड़ी थी आपकी सैलरी, तो 1000 थी। समझ गए? तो यानी इसके बदले में बहुत सारी सेवाओं के बदले में बहुत सारी सेवाओं में कुछ महीने का वेतन, कुछ महीने का वेतन ग्रेचुइटी के रूप में प्रदान किया जाता है। ठीक है, वो भी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट छठे नंबर पर गृहिणियों के द्वारा अपने घर में दी गई सेवाओं का, क्योंकि इनका कोई मूल्यांकन ही नहीं होता कि कितने की दे रही है, कितने रुपए मिलेंगे मेहनताना, तो ये भी एक प्रोडक्शन में नहीं जुड़ेगा। यही औरत कहीं जाके काम करे तो वो प्रोडक्शन में जुड़ जाए। गृहिणियों के द्वारा अपने घर में दी गई सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन सेवाओं का मूल्यांकन कर पाना बेहद कठिन है, बेहद कठिन है।
ठीक है जी, राइट। मुझे यहाँ तक हम आज करेंगे, बहुत हो गया है ना। आय विधि हम कल करेंगे कंटिन्यू। यहाँ तक की चीजें समझ में आई? कोई ऐसी बात जो आपकी समझ में ना आई हो? तो आज आई थिंक 8 बजे के राउंड आपका वो भी खुलेगा, टेलीग्राम ग्रुप भी, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। बाकी आप और हम तो मिलते ही रहेंगे रोज, है ना, तो क्लास के अंदर भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बता देना। ठीक है बच्चे, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल इनकम मेथड के द्वारा, है ना। आप सभी से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेलीग्राम मी, यू कैन मैसेज मी, यू कैन टेल मी इन द क्लास ऑल्सो। बट जब तक अनटिल अनलेस आप मुझे नहीं बताएंगे, मुझे समझ में नहीं आएगा आपको क्या डाउट हुआ। ठीक है, धीमे धीमे चलेंगे शुरुआत में, इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट। ठीक है शिखा जी, ये मैं आपको पूछ के बता दूंगी कि इसमें जीएस की क्लासेस हैं या नहीं, होनी तो चाहिए। ठीक है, ओके शिखा, थैंक यू सो मच।